हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सेशन बी करेंगे। सेशन ए मैंने इससे पहले वाली वीडियो में करा दिया था। ये जो सेशन बी है ये आपका 2020 बी में डिफाइन यानी थ्री डेफिनेशन करनी है आपको। किन्हीं तीन की करनी है, मैं आपको चारों दिखाऊंगी आपको किस तरह से करनी है। 2 नंबर में कर्ण, गमक, मूर्छना और खटका। तो पहले हम कर्ण करेंगे। कर्ण हमारी डेफिनेशन क्या है? कर्ण की परिभाषा है, कर्ण का साधारण अर्थ है तिनका, अर्थात किसी स्वर का तिनके जितना प्रयोग करना। मुख्य स्वर के अगले या पिछले स्वर को मात्र स्पर्श करने को कर्ण कहते हैं। जो मुख्य स्वर होता है उसके आगे या पीछे के स्वर को, जैसे ये है मुख्य स्वर, इसका हल्का सा आगे का स्वर या पीछे का स्वर को मात्र स्पर्श यानी कि छूने को ही कर्ण कहते हैं। केवल फ्रेंड्स आपको इतना ही लिखना है वहाँ पे एग्जाम में। उसके बाद आप कर्ण स्वर मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं और ये वाली टेबल बना के कर देना कंप्लीट। पूर्व लगन कर्ण, अलो लगन कर्ण। पूर्व लगन कर्ण में जैसे हमने कोई मूल स्वर लिया गा से पहले क्या आता है रे, इस तरह से लिखना है। अनुलगन कर्ण जैसे हमने मूल कर्ण लिया गा के बाद हमारा क्या आता है मा, इस तरह से आपको कर्ण की डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट है हमारी इसमें गमक। गमक परिभाषा देखिए फ्रेंड्स, गमक की परिभाषा ये रही आपकी। गमक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के गम धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना। जब स्वरों को गंभीरतापूर्वक गाया या बजाया जाता है तो उसे गमक कहते हैं। अब इसमें पंडित सारंगदेव जी जो हैं वो अपने गिरंथ संगीत रत्नाकर में लिखते हैं, स्वरस्य कंपो गमक श्रोत चित शुकावह, अर्थात स्वरों के ऐसे कंपन को गमक कहते हैं जो श्रोता के चित्त को सुख देता है। प्राचीन काल में गमक के 15 प्रकार माने जाते थे, जिनमें से कुछ प्रकारों को दूसरे नाम देकर आधुनिक काल में प्रयोग किया जाता है। इतना लिखने के बाद आप डायरेक्ट इनके नाम लिख देना। पंडित सारंगदेव जी ने गमक के 15 प्रकार बताए हैं। वो आपके 15 नाम इस तरह हैं। नंबर 1 आंदोलित, लीन, प्लावित, कंपित, स्फुरित, तृप, वली, कुरूला, मुद्रित, गुम्फित, त्रिभिन्न, आहत, उल्हासित, नामित, मिश्रित। फ्रेंड्स, इसके बाद है आपकी मूर्छना। देखिए फ्रेंड्स, अब मूर्छना की परिभाषा है। मूर्छना शब्द मूर्छ धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है चमकना या उभरना। तो मूर्छना का अर्थ हुआ चमकती या उभरती हुई वस्तु। पंडित ओमकार नाथ के अनुसार चमकीली या उभरती वस्तु को मूर्छना कहते हैं। ये नाम जरूर लिख देना। किसके अनुसार? पंडित ओमकार नाथ के अनुसार चमकीली या उभरती वस्तु को मूर्छना कहते हैं। भरत मुनि और पंडित सारंगदेव जी के अनुसार 7 स्वरों के क्रम अनुसार आरोह अवरोह करने को मूर्छना कहते हैं। मूर्छना के लक्षण: मूर्छना ग्राम पर आश्रित होती है। मूर्छना के स्वर क्रमबद्ध होते हैं। मूर्छना संपूर्ण होती है। मूर्छना ग्राम के किसी भी विशेष स्वर से शुरू होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद है इसमें खटका। खटका बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। खटका की परिभाषा है, इस शब्द का अर्थ है भय या संदेह आदि, किंतु संगीत में गिटकरी, मुर्की और खटका एकार्थबोधक हैं। यह एक प्रकार का अलंकार विशेष है। किसी एक स्वर को उसके आगे पीछे के स्वरों को शीघ्रता से उत्पन्न करने को खटका कहते हैं। खटका प्राचीन गमक का ही प्रकार है। इसका प्रयोग किसी भी रचना की सौंदर्य वृद्धि होती है। इसके प्रयोग से किसी भी रचना की सौंदर्य वृद्धि होती है। इसे इस प्रकार लिखते हैं, जैसे पा गाने के लिए पा मा धा पा अथवा पा धा पा मा पा गाते हैं। आप कैसे भी लिख सकते हैं, चाहे ये लिख के छोड़ दो, चाहे लिख लेना इसमें। उसके बाद है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें और करके आया हुआ है। देखिए, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ राग बागेश्वरी। राग बागेश्वरी का आपको इसमें फीचर्स बताने हैं। इसका क्वेश्चन मैं आपको इसमें दिखाती हूँ, बुक में देखिए। राग बागेश्वरी ये इसका थाट है काफ़ी,
स्वर हैं गानी कोमल, बाकी शुद्ध स्वर हैं राग बागेश्वरी में। वादी स्वर में, समवादी स्वर से, जाति ओडव और संपूर्ण, क्योंकि इसके आरोह में रे और पा स्वर वर्जित है और अवरोध संपूर्ण है। गायन समय है इसका रात का दूसरा पहर। इस तरह फ्रेंड्स इसकी आरोह बनेगी सा नी धा नी सा, गा मा धा नी सा। अवरोह है इसकी सा नी धा पा, मा पा धा गा, मा गा रे सा। फिर इसकी पकड़ है धा नी सा मा पा धा गा, मा गा रे सा। इसमें केवल आपको फीचर्स में ये पकड़ तक लिखने के बाद 2 पॉइंट और लिख देना। ये 2 न्यास के स्वर सा मा धा और मिलता जुलता राग इसका भीम पलासी। फ्रेंड्स ये आपकी क्वेश्चन जो कंप्लीट हुआ। इसके बाद है इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा। इसमें आपको तानपुरा को ट्यून करना आना चाहिए। किस तरह से लिखेंगे इसको? रोक दी जरा। तो ये आपका क्वेश्चन है तानपुरा में तार मिलाने की विधि। इसको आप बहुत शॉर्ट में इस तरह से डायग्राम बना के लिखना वहाँ पे। तंत्र वाद्य यंत्र, इसको बोलते हैं तार वाला। आविष्कार इसका किसने किया था? तुम्बरू ने। प्राचीन नाम है इसका तंबूरा। प्रयोग इसका संगीत में स्वर देने के लिए किया जाता है। आप फ्रेंड्स इस तरह से 4 तार बनाएंगे, 1 2 3 4। पहली तार को आप मंद्र पै पे मिलाएंगे। पै के नीचे बिंदी लगाना। अगर पै वर्जित है तो मंद्र मैं पे मिलाते हैं, और पै और मैं दोनों ही वर्जित है तो मंद्र नी पर मिलाएंगे। तानपुरे की दूसरी और तीसरी तार जोड़े की तार होती है, इसको मध्य सा पे मिलाया जाएगा, और चौथी तार को मंद्र से पर मिलाया जाएगा। इसके बाद एक टेबल फिर बनाना है। ये लाइन 4 तारों की 1 2 3 4। इसमें पहला तार पुरुष का तार जो है पीतल का है, स्त्री का लोहे का होता है, और दोनों जोड़े के तार जो होते हैं दूसरा तीसरा, पुरुष का स्त्री का सेम लोहे का, और चौथा तार पीतल का होता है। फ्रेंड्स बहुत छोटा क्वेश्चन है, ये आपका आता है 2 नंबर में, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप इसी तरह से बना के आना। इसके बाद है पंडित कृष्णराव शंकर का आपको म्यूजिक में क्या कंट्रीब्यूशन है वो बताना है, लाइफ स्केच करना है कृष्णराव शंकर पंडित। इसको हम ऐसे करेंगे। चलो, तो ये आपका कृष्णराव शंकर पंडित का जीवन परिचय है। इनका जन्म 26 जुलाई 1893 में ग्वालियर में हुआ। पिता का नाम शंकर राव पंडित। संगीत शिक्षा इन्होंने पिताजी और श्री हद्दू खान, नथु खान से ली। पुस्तकें इनकी संगीत प्रवेश, संगीत सरगम, संगीत आलाप संचार है। सन 1913 में शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया इन्हें। सन 1962 में दरबारी गायक के रूप में नियुक्त किया गया। इन्होंने एक स्थापना की थी शंकर गंधर्व विद्यालय की। शंकर गंधर्व विद्यालय की इन्होंने एक स्थापना की थी। गायन की विशेषताएं हैं राग की शुद्धता, राग और लय पर अधिकार, खुली और वजनदार आवाज़, मुश्किल हरकत, गमक, जमजमा और खटकों का इन्होंने प्रयोग किया। 1947 में संगीत अलंकार की उपाधि दी। सन 1962 में PhD की उपाधि मिली इन्हें। सन 1973 में पद्म विभूषण मिला। 1980 में तानसेन अवार्ड मिला। और इनके जो शिष्य रहे हैं सुपुत्र लक्ष्मण राव शंकर पंडित, प्रोफेसर साराचंद्र, बाला साहेब पूंछवाले और पोती मीता पंडित। इनकी मृत्यु 22 अगस्त 1989 में ग्वालियर में हुई। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है संगीत रत्नाकर का आपको ग्रंथ लिखना है, उसके बारे में बताऊंगी अभी आपको फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 10 हो गया था, 11 करेंगे। 11 क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए संगीत रत्नाकर। ठीक है, आपको 2 नंबर में लिखना है संगीत रत्नाकर लिखिए या, और डिस्क्राइब द मारताल एंड राइट इट्स था
एंड दुगुन इन ताल नोटेशन। आपको धमार ताल की इकुन और दुगुन लिखनी है। आप इन दोनों में से कोई से क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन मैं आपको दोनों ही बताऊंगी। देखिए संगीत रत्नाकर में आपको क्या लिखना है, शॉर्ट में ही लिखेंगे हम। लेखक पंडित सारंगदेव जी हैं। संगीत रत्नाकर के लेखन समय 13वीं सदी। आधार ग्रंथ इनका उत्तरी और दक्षिणी संगीत पद्धति का है। अनुसरण भरत मुनि जी ने किया। मौलिकता और प्रतिभा मूर्छना और सारना चतुष्टय में। विवरण इन्होंने किस किस चीज़ का किया था, नाद, श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना, वर्ण, अलंकार और थाट। इसके बाद कुल अध्याय, इसमें कुल संगीत रत्नाकर में 7 अध्याय हैं। इस कारण इसे सप्ताध्यायी कहा गया है। ये क्वेश्चन आपका इस बार ऑब्जेक्टिव में भी है और लास्ट ईयर भी था। अब जो 7 अध्याय के नाम है वो इस प्रकार है। नंबर 1 स्वर अध्याय, नंबर 2 रागविक अध्याय, प्रकीर्ण अध्याय, प्रबंध अध्याय, ताल अध्याय, वाद्य अध्याय और नृत्य अध्याय। अब इनको 1 बाय 1 डिफाइन करेंगे। स्वर अध्याय में वही पॉइंट्स लिख देंगे जो भी हमने ऊपर पढ़े थे 8। नाद, श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना, वर्ण, अलंकार और थाट। इसके बाद है सेकंड हमारा राग विवेक अध्याय। इस अध्याय में पंडित जी ने सभी रागों को 10 भागों में विभाजित किया है। 10 नाम लिख देंगे 10 रागों के जो हैं। 10 राग हैं। ग्राम राग, राग, उपराग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, रागांग, भाषांग, उपांग और क्रियांग। उसके बाद ये नंबर आप लिखिए। ग्राम राग कितने हैं, 30, राग 20, उपराग 8, भाषा 96, विभाषा 20, अंतर्भाषा 4, रागांग 8, भाषांग 21, उपांग 3 और क्रियांग 20। इसके बाद पढ़ेंगे नंबर 3 प्रकीर्ण अध्याय। प्रकीर्ण अध्याय में इस अध्याय में पंडित जी ने वाग्यकार के 28 गुणों का विवेचन किया है। नंबर 4 प्रबंध अध्याय। प्रबंध अध्याय में आप केवल लिखेंगे देसी संगीत, मार्गी संगीत। देसी संगीत में निबंध ज्ञान, मार्गी संगीत में अनिबंध ज्ञान, रागालाप और रूपकालाप। इसके बाद 5 है ताल अध्याय। इस अध्याय में पंडित जी ने ताल के 2 प्रकार माने हैं। नंबर 1 मार्ग, नंबर 2 देसी। इसके बाद वाद्य अध्याय। इस अध्याय में पंडित जी ने सारे वाद्यों को 4 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 तत्वाद्य, सुशीर वाद्य, अवनंद वाद्य और घन वाद्य। इनको आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तत्वाद्य क्या होता है, सुशीर वाद्य क्या है, इसको कोई डिफाइन नहीं करना, बस आपको इनके नाम मेंशन करने हैं वहाँ पर, क्योंकि आपको केवल 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा। इसके बाद है नृत्य अध्याय। इस अध्याय में नृत्य और नाट्य संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला है। नोट करके आपको ये 3 पॉइंट्स लिख देना है। यह ग्रंथ 10 विधि राग वर्गीकरण के नाम से प्रसिद्ध है। स्त्री और पुरुष राग विभाजन भाग माना गया। पंडित जी ने कुल 264 राग माने। इसके बाद क्वेश्चन फ्रेंड्स ये खत्म हो गया। इसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा धमार ताल में नोटेशन लिखनी है। फ्रेंड्स ये कैसे करेंगे हम, देखिए ताल धमार इस तरह से आप टेबल बनाएंगे। मात्रा 14, विभाग 4, ताली 1, 6, 11 और खाली 8 और इसकी विभाग व्यवस्था है 5, 2, 3, 4। इस ताल में धमार गायन किया जाता है। यह शास्त्रीय संगीत की ताल है। इस ताल को पखावज पर बजाया जाता है और ये खुले बोलों की ताल है। आपको बोल है हमारे इसके इकुन लिखने हैं। इसको इकुन, ठा, ठेका तीनों ही कहते हैं। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ठेका, ठा और इकुन। मात्राएं इसमें 14 हैं। विभाग इसके वही 5, 2, 3, 4 4 विभाग बने हुए हैं। व्यवस्था इसकी वही है, अभी पढ़ाई थी मैंने, 5, 2, 3, 4। ठीक है। बोल है इसके का, दी, ट, धा। यहाँ पे आपको ऐसे कर दो, चाहे आप ऐसे करके सिंबल बना दो। गा, ती, ट, ता, आ। इसके दुगुन करने के लिए फ्रेंड्स आप ये देखिए, ये दुगुन करके दिखा रखी है मैंने आपको, तिगुन और चौगुन, लेकिन एग्जाम में आपको केवल इकुन और दुगुन दी है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है डिस्क्राइब ब्रीफली एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 3 डेफिनेशन लिखनी है आपको, आलाप, ग्राम, मींड और मुर्की। तो फ्रेंड्स आलाप की परिभाषा देखते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स आलाप ये रहा। आलाप पढ़ेंगे
किसी भी राग का गायन वादन एकदम सीधे शुरू नहीं किया जाता, बल्कि उसके आलाप से किया जाता है। बस इसमें आपको जब शॉर्ट डेफिनेशन लिखनी है तो आप शॉर्ट में इतना ही लिख सकते हैं कि राग के मुख्य स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करना आलाप कहलाता है, जिसको वर्ण, गमक, मींड, खटका, मुर्की आदि से सजाया जाता है। आलाप भाव प्रधान होता है। गायन में आलाप दो प्रकार से होता है, पहला आकार से और दूसरा नोम तोम आदि शब्दों से। आलाप दो जगह पर किया जाता है, एक तो गीत से पहले जो ताल रहित हो और दूसरा गीत के बीच में जो ताल बंद होता है। इसके बाद हमारे ग्राम। ग्राम फ्रेंड्स हमारी ये रही, देखिए ग्राम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका साधारण अर्थ है गांव या देहात। ग्राम की परिभाषा, ग्राम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका साधारण अर्थ है गांव या देहात। मतंग मुनि जी अपने ग्रंथ वृद्धदेशी में लिखते हैं, जिस प्रकार बहुत से आदमियों की रहने की जगह को गांव कहते हैं, इसी प्रकार स्वर और श्रोत्रियों की रहने की जगह को ग्राम कहते हैं। संगीत रत्नाकर में पंडित सारंग देव जी लिखते हैं, संगीत रत्नाकर ग्रंथ है और सारंग देव जी क्या कह रहे हैं, ऐसा स्वर समूह जो मूर्छनाओं का आधार हो ग्राम कहलाता है। संगीत पारिजात भी ग्रंथ है, उसमें अहोबल जी इसके राइटर हैं, वो क्या कहते हैं कि स्वरों का समूह ग्राम है। श्रुति से स्वर और स्वर से ग्राम की रचना होती है। अंत है, अंत में हम कह सकते हैं कि निश्चित श्रुतियों के अंतर पर स्थापित 7 स्वरों के समूह को ग्राम कहते हैं। फ्रेंड्स देखिए, आपको ये डायग्राम बनाना है। ग्राम हमारे 3 प्रकार के होते हैं, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। उसको आपको इस तरह से लिखना है कि कौन सा ग्राम, हमारा मतलब ये बताया ना निश्चित श्रुतियों के अंतर पर। तो जो 7 स्वर हैं वो कहाँ, षडज ग्राम में जैसे सा 4 ऐसे बोलते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी, तो कौन सा स्वर जो कौन सी श्रुति पे है वो बताया गया है इसमें। जैसे आपने टेबल देखी होगी, उसी के अकॉर्डिंग ये है 4 3 2 4 4 3 2। सेम इसमें भी यही है 4 3 2 4। बस इसका यहाँ पे जो एक श्रुति कम करने पर यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 4, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। बस थोड़ा सा इनमें चेंज होगा मध्यम और षडज ग्राम में, बाकी फिर सेम 2। और गंधार ग्राम में कोई है ही नहीं, गंधार ग्राम हमारा लुप्त हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आएगा मींड। मींड को पढ़ेंगे हम। मींड प्राचीन गमक का एक प्रकार है। किसी एक स्वर से दूसरे स्वर पर आवाज़ को बिना खंडित करते हुए जाने को मींड कहते हैं। जैसे सा से मा तक जाते हुए रे गा को सिर्फ स्पर्श मात्र करना होता है, इन स्वरों पर रुकना नहीं होता। स्वर अलग अलग सुनाई नहीं पड़ते। मींड से गायन वादन में रंजकता, कोमलता अधिक रूप में आ जाती है। मींड के लिए स्वरों के ऊपर उल्टा अर्धचंद्र बनाते हैं, जैसे सा और मा, तो इसके ऊपर हमें उल्टा अर्धचंद्र बनाना जरूरी है और ये डायग्राम बना देना। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद है इसमें मुर्की। मुर्की फ्रेंड्स थ्योरी, इसका साधारण अर्थ होता है कानों में डाली जाने वाली मुर्की, किंतु संगीत में मुर्की प्राचीन स्फुरित गमक के अंतर्गत आती है। इसमें 3 स्वरों को तेज गति में गाया या बजाया जाता है, जैसे सा रे सा या रे नी सा। मुर्की को हम इस तरह लिखते हैं जैसे सा रे सा या रे नी सा। मुर्की के स्वर जो होते हैं वो आपको 2 तो साथ में और 1 थोड़ा नीचे करके लिखना है। मुर्की का अधिक प्रयोग टप्पा, ठुमरी और दादरा में होता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका 12 और करके दिया हुआ है। इसमें आपको कोई 3 डेफिनेशन लिखनी है, जो कि मैंने आपको चारों ही पढ़ा दी हैं। उसके बाद संगीत पारिजात देखेंगे फ्रेंड्स हम अब। देखिए फ्रेंड्स, संगीत पारिजात हमारा ये रहा। आपको 2 नंबर में इसी तरह से लिख के आना है बस वहाँ पर। संगीत पारिजात के लेखक हैं पंडित अहोबल। ये जो संगीत पारिजात है ये 1650 में लिखा गया। अनुवाद फारसी में किया
पंडित दीनानाथ के द्वारा। इसमें कुल अध्याय 8 है। स्वर, ग्राम, मूर्छना, स्वर विस्तार, वर्ण, जाति, समय और राग अध्याय। इनको आप अलग अलग डिफाइन कर देंगे, जो मैंने जैसे आपको दिखा रखा है। जैसे स्वर अध्याय, इस अध्याय में 22 श्रुतियों को 5 प्रकारों में बांटा गया है। सामा को ब्राह्मण, रेदा को क्षत्रिय और गानी को वैश्य कहा गया। ग्राम अध्याय, इसमें पंडित अहोबल जी अपने ग्रंथ संगीत पारिजात में लिखते हैं कि स्वरों का समूह ही ग्राम कहलाता है। अहोबल जी भी 3 ग्राम मानते थे, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम, गंधार ग्राम। पंडित जी तीनों ग्राम में षडज ग्राम को उत्तम मानते हैं। मूर्छना अध्याय, ग्राम के स्वरों का आरोह करना मूर्छना कहलाता है। मूर्छना ग्राम पर आश्रित होती है। षडज और मध्यम ग्राम की 7-7 मूर्छनाएं होती हैं। इसके बाद स्वर विस्तार अध्याय, इस अध्याय में पंडित जी ने स्वर की परिभाषा इस प्रकार बताई है। जो सुनने वालों के चित्त को अपने आप ही आकर्षित करते हैं वे स्वर कहलाते हैं। ये 7 स्वर इस प्रकार हैं: षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। ये 7 से जो नी तक के स्वर हैं उनका फुल नाम है। 7 से षडज, रे से ऋषभ, गा से गंधार, इस तरह से। स्वरों के 2 भेद हैं, शुद्ध और विकृत। 7 स्वरों के संयोग से 4220 स्वर समूह की रचना की है। इसके बाद 5 है वर्ण अध्याय। गाने की क्रिया को वर्ण कहते हैं। ये 4 होते हैं हमारे: स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी वर्ण। अलंकारों के प्रकार हैं ये हमारे: मृदु, नंद, सौम, बिंदु, ग्रीव, वेणी आदि। कुल अलंकार 56 बताए हैं इसमें। इसके बाद 6 नंबर है हमारा जाति अध्याय। 7 शुद्ध जातियाँ बताई हैं, जो कि मैंने भी आपको ऊपर पढ़ाई थी। सा से सा, षडज, ऋषभ, गंधारी, मध्यम, पंचमी, देवती, निषादी। इसके बाद समय अध्याय 7वां पॉइंट है हमारा। इस अध्याय में पंडित जी ने वीणा पर स्वरों की स्थापना के बारे में बताया है और अपने समय के प्रचलित रागों का गायन समय भी बताते हैं। इसके बाद 8वां पॉइंट है इसका। इस अध्याय में पंडित जी लिखते हैं कि राग तो बहुत से गाए जाते हैं, पर मैंने 125 रागों का ही वर्णन किया है। तो क्वेश्चन ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 13। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ टाइम थ्योरी ऑफ राग। इसमें आपको रागों का समय सिद्धांत लिखना है फ्रेंड्स। ये देखिए, आपको रागों का समय सिद्धांत भी 2 नंबर में दे रखा है इन्होंने। इसको इस तरह से करना है आपको। रागों का समय सिद्धांत: परिवार जीवन का एक अटूट अंग है। परिवर्तन जीवन का एक अटूट अंग है जो कि समय अनुसार होता है। ऐसे ही हमारे संगीत में समय का बहुत बड़ा महत्व है। रागों को समय की दृष्टि से निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत माने गए हैं। आपको जो है ये डायग्राम बनाना है और इसको डिफाइन कर देना है। स्वर संयोग से समय निर्धारण, मध्यम के प्रयोग से, वादी संवादी से, पूर्वांग उत्तरांग से, ऋतु के अनुसार और गीत के अर्थ समय पर। स्वर संयोग से कैसे? गुणी जनों ने शुद्ध और कोमल स्वरों को देखते हुए रागों के 3 वर्ग बताए हैं। कौन से 3 वर्ग हैं? रेदा कोमल, रेदा शुद्ध और गानी कोमल, जिसका टाइम है 4 से 7 रेदा कोमल का, 7 से 10 हमारा रेदा शुद्ध है और गानी कोमल का 10 से 4। तो आप ये समय याद कर लेगा इस तरह से। 4 से 7 बजे जो राग गाए जाते हैं उन्हें संधि प्रकाश राग कहते हैं, और जो रेदा शुद्ध वाले राग है 7 से 10 तक गाए जाते हैं, और गाने कोमल वाले स्वर वाले राग जो है 10 से 4 तक गाए जाते हैं। फ्रेंड्स, इसको देखिए, संधि प्रकाश राग में प्रातःकालीन भैरव गाया जाता है, सायकालीन में मारवा पूर्वी, इसमें शुद्धमय लगता है प्रातःकालीन रागों में, और सायकालीन रागों में त्रिवमय लगता है। त्रिवमय की पहचान होती है कि स्वर के ऊपर एक खड़ी लाइन। रेदा शुद्ध, इसमें सुबह को रागा सावरी, बिलावल, शाम को केदार, हमीर और भूपाली राग गाए जाते हैं। गानी कोमल में सुबह जौनपुरी, सारंग, भीम पलासी और शाम को दरबारी, कानड़ा, मालकोस। उसके बाद ख है इसे मध्यम के प्रयोग से, मध्यम का यानी कि मैं के प्रयोग से क्या समय निर्धारण हो रहा है? दिन के समय वाले रागों में शुद्धमय लगता है और शाम के रात के समय वाले रागों में त्रिवमय लगता है। मध्यम स्वर का क्या यूज है इसमें? अर्धदशक स्वर मय का रागों के समय सिद्धांत में विशेष महत्व है। ये रागों का समय दर्शाने वाला स्वर है। इसके बाद गे, वादी संवादी से समय निर्धारण। वादी संवादी से कैसे? जैसे हमारे 7 से मातक होते हैं, ये पूर्वांग होंगे, ये दिन के 12 से रात के 12 बजे तक गाए जाएंगे,
और पाधा निशा ये उत्तरांग होंगे। रात के 12 से दिन के 12 बजे तक ये बोलेंगे हमारे संवादी स्वर। वादी सा से मा तक, संवादी पा से सा तक, ये पूर्वांग और ये उत्तरांग। इसके बाद हमारा गे है। गे वाला है पूर्वांग और उत्तरांग प्रबल राग। इसमें आपको ये डायग्राम सा बनाते हैं ना, रागों का पूर्वांग प्रबल, रागों का उत्तरांग अंग प्रबल। दिन के पूर्वार्ध में गाए जाते हैं। जो रागों का पूर्वांग होता है, पूर्वांग दिन में गाए जाते हैं, और ये दिन के उत्तरांग में गाए जाते हैं, यानी कि रात को। ऋतु के अनुसार समय निर्धारण, बसंत, बरसात, वर्षा, होली। बसंत में कौन से? बसंत बहार गाए जाते हैं। बरसात में मेघ और मल्हार गाए जाते हैं, और होली में काफ़ी राग गाया जाता है। इसके बाद च वाला है, गीत के अर्थ पर समय निर्धारण। इसमें आपको लिखना है जिन गीतों में प्रातःकालीन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें प्रातःकालीन में गाना चाहिए। जिन गीतों में रात्रिकाल का वर्णन होता है उन्हें रात्रिकाल रागों में गाना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 में ये कंप्लीट हो गया है। 13 में अब आपको और करके दिया हुआ है, आपको रिकॉग्नाइज द राग फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रेज ऑफ स्वराज एंड एलाबोरेट इन इट अप टू 50 स्वराज। आपको राग की लाइन पहचाननी है। देखिए सा गा मा पा धा धा पा। आप देखिए गा और धा तो जो मतलब पहचान होती है, रेदा है कोमल तो भैरव का होता है, गाधानी है तो मालकोस है, और गा और धा है तो बागेश्वरी है, गा और नी। अब इसमें देखिए धा आ रहा है, तो धा तो आपका भैरव भी है और मालकोस भी है, ठीक है। लेकिन गा तो हमारा फिर इसमें ही आ रहा है। लेकिन ये सा रे, ये यहाँ पे रे है, ये गलती से लगा हुआ है। ये आपका राग भैरव है। इसको आपको कैसे करना है 50 स्वरों में, इसको विस्तार में बताती हूँ आपको फ्रेंड्स। इसमें देखिए ये जो आपका क्वेश्चन था ना, ये इस तरह से होगा, रागों को पहचान कर 50 स्वरों तक विस्तार करना। हमने पहचान लिया कि राग भैरव है, तो राग भैरव का स्वर विस्तार हमने 50 स्वरों तक करना है। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स? पहले आप सबसे पहले राग भैरव लिखेंगे, उसके बाद इसमें आरोह, राग भैरव की अवरोह, पकड़ लिखेंगे। आपको पता होना चाहिए राग भैरव की आरोह है सा रे गा मा पा धा नी सा। अवरोह इसकी उल्टी सा नी धा पा मा गा रे सा। पकड़ है हमारी गा मा धा धा पा गा मा रे रे सा। ध्यान से आपको रे और धा कोमल करने हैं सभी जगह। इसके बाद आपको जब 50 स्वरों तक विस्तार करना होगा, आपको कोई से राग में भी 50 स्वरों तक विस्तार करने के लिए आए, तो आप पहले आरोह लिखना डबल, फिर आरोह लिखना सिंगल, फिर अवरोह डबल, फिर अवरोह सिंगल, फिर आरोह और अवरोह एक साथ लिखना है। जैसे मैंने लिखा है फ्रेंड, देखिए आरोह 2 बार लिखना है, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा, ठीक है। फिर आपको आरोह 1 बार लिखना है, सा रे गा मा पा धा नी सा। फिर आपको क्या करना है, अवरोह 2 बार, सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। फिर अवरोह 1 बार, सा नी, फिर आपको अवरोह 1 बार करना है, सा नी। आप अवरोह 1 बार लिख दीजिएगा अपने आप से, आरोह अवरोह फिर एक साथ कर देना, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। 50 स्वरों तो करना है आपको, और रेदा ध्यान से कोमल करना है, क्योंकि आप राग भैरव में लिख रहे हैं। अगर आप राग मालकोस में लिखते हैं तो भी आप सेम यही मैटेरियल लिखेंगे, आरोह लिखेंगे राग मालकोस का, अवरोह लिखेंगे, पकड़ लिखेंगे, और कोमल स्वर उसमें गाधानी है वो कर देंगे। सेम इसी पैटर्न पर आपको करना है 50 स्वरों तक विस्तार। तो फ्रेंड्स आपका सेशन भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आ रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है पढ़ाया हुआ। जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।